जिस पर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रात के 9 बज चुके हैं और 9 बजे आपकी एक क्लास होती है जो कि आपकी जीएस से मॉक टेस्ट की होती है, जो अखिल सर के द्वारा कराई जा रही थी, लेकिन अखिल सर के ना होने पर अभी मेरे द्वारा कराई जा रही है। जब तक अखिल सर नहीं आते हैं तब तक मैं आपके मॉक टेस्ट को कराने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं कि आज हम किन क्वेश्चंस को करने वाले हैं। आपका प्रैक्टिस टेस्ट 24 होने वाला है, जो कल हो रहा था लेकिन किसी रीजन की वजह से या फिर टेक्निकल इश्यू की वजह से वो नहीं हो पाया। तो अभी हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है ये कि उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था लेकिन क्लास पूरी नहीं हो पाई तो क्लास को हटा दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। तो आपको ये क्लास फिर से हो रही है जिसमें मैंने 4 से 5 क्वेश्चंस कराए थे। तो आज पहला क्वेश्चन फिर से आता है आपका कि बारिश के मौसम में निम्नलिखित में से कौन से गीत गाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि है कजरी। कजरी क्या है? एक प्रकार का लोकगीत है। लोकगीत है, इसके साथ में ये कब गाए जाते हैं? ये आपके सावन के महीने में गाए जाते हैं और सावन के महीने में महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। और ये कहाँ पे गाए जाते हैं? ये है मिर्जापुर का लोकगीत। ये लोकगीत कहाँ का है? ये मिर्जापुर का लोकगीत है। और किसके द्वारा गाया जाता है? सावन में महिलाओं के द्वारा, यानी सावन के महीने में किसके द्वारा? सावन में महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। कौन सा गीत? लोकगीत कौन सा है? कजरी। और ये कहाँ का है? ये है आपका मिर्जापुर का, ठीक है। अब आपसे मैं क्वेश्चन करता हूं कि आपके सामने कई सारे ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन तो आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी, बड़े दूर हो। पिछली बार एनटीपीसी 2 नंबर से रह गया था, 2 नंबर का तो ट्रिक मार देना था। पहले का डी, हाँ जी, जी के ट्रिक्स ने आंसर दिया पहले का डी, ठीक है। चलो इस पे आते हैं। अब बात करते हैं कि आपके सामने और भी दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है बिरहा, और बिरहा जो है वो कहाँ का गीत है? ये आपका पूर्वांचल का लोकगीत है। ये आपका कहाँ का है? पूर्वांचल का लोकगीत है। अगर मैं रसिया की बात करूं तो रसिया जो होता है ये ब्रज क्षेत्र का है, जो कि आपका जहाँ पे आपका मथुरा पड़ता है, यानी ब्रज क्षेत्र का है। और ब्रज क्षेत्र का होने के साथ साथ तो आपको पता है यहाँ पे कृष्ण का वर्णन होता होगा, यानी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता होगा। इस जगह पर क्या होगा? कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा, ठीक है। यानी किसका प्रस्तुतिकरण है? रसिया का मतलब क्या है कि रसिया जो है ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं और भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है। चैती की बात करें, चैती भी आपका क्या है? लोकगीत है। इसमें प्रेम की अभिव्यक्ति की जाती है, और प्रेम की अभिव्यक्ति जो की जाती है ये कहाँ पर? अवधी और भोजपुरी क्षेत्र में। ये कहाँ का है? ये अवधी का एवं भोजपुरी का लोकगीत है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो इन क्वेश्चंस के भी आपके आंसर हो सकते हैं। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा कजरी, जो कि आपका मिर्जापुर का लोकगीत है। जीके ट्रिक्स, बर्धमान, बुंदेलखंड, यदुवंशी ने बुंदेलखंड, ठीक है। कजरी, धीरेन्द्र शिकरवार ने आंसर दिया कजरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ये, यहां पे आगे प्रसिद्ध सूफी संत के बारे में। एक सूफी संत हैं, उनके वार्षिक उर्स के अवसर पर हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में प्रतिवर्ष बाराबंकी में देवा मेला आयोजित किया जाता है। कहां पर? बाराबंकी में। ये आपको देखना है कि बाराबंकी में एक मेला लगता है कि देवा मेला। अब इनमें से आपको ये देखना है कि बाराबंकी में इनमें से किसकी जिसे कहते हैं हम दरगाह, इनमें से किसकी दरगाह है? जी के ट्रिक्स, रुद्रांश बिहार, यदुवंशी जी के ट्रिक्स, सरजी बिरहा बुंदेलखंड का होगा। तो मैंने किसका बताया? पूर्वांचल का बताया ना। धीरेन्द्र सिकरवा दूसरे का बी, धीरेन्द्र सिकरवा, जी के ट्रिक्स, दोनों का आंसर आ चुका है दूसरे का बी। यहां पे आपका जो आएगा वो है आपके बारिश अली शाह। तो ये बारिश अली शाह जो थे, इनकी जो दरगाह है वो कहां पर है? बाराबंकी में। और इन्हीं के नाम से क्या मनाया जाता है? एक मेला मनाया जाता है जो कि आपका देवा मेला है, या फिर इसे कहेंगे देवा शरीफ मेला। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बारिश अली शाह की दरगाह कहाँ पर है, तो बारिश अली शाह की दरगाह है वो कहाँ पर? बाराबंकी में है। कहाँ पर है? बाराबंकी में है।
और अब आपसे क्वेश्चन और भी बनते हैं। सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? जो ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? मोहन पाल ने आंसर दिया बी बिल्कुल सही है। सलीम चिश्ती की दरगाह कहां पर है? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछता है तो सलीम चिश्ती की दरगाह बताइए जल्दी से। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, तो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो कहां पर? फतेहपुर सीकरी में। कहां पर है? फतेहपुर सीकरी में। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि अकबर के जो बेटे का नाम था सलीम, वो इनके ही नाम पर रखा गया था। अकबर के जो बेटे का नाम सलीम था वो इनके नाम पे रखा गया, जो बाद में जहांगीर बना। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है, तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है आपकी अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में, जिन्हें अजमेर शरीफ के नाम से या ख्वाजा शरीफ के नाम से या गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो कहाँ पर है? अजमेर में। और अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है, तो हजरत निजामुद्दीन की जो दरगाह है या फिर कह सकते हैं मकबरा है, वो कहाँ पर है? ये दिल्ली में। ठीक है। तो कहने के लिए आपका एक क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। धीरेन्द्र शेखरवार, हाँ जी, अजमेर में। फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, जी बिल्कुल अकबर ने बनवाया था। हाँ, बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद, जब आप अंदर जाओगे तो उसमें आपको एक दरगाह मिलेगी, जिस जो है सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में किस राज्य के राज्य भर के सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रहण अनिवार्य कर दिया गया है? अगर बात की जाए कि बारिश के पानी का संग्रहण, जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसे हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसका मतलब है कि जो बारिश के पानी का जो संग्रहण किया जाता है, तो बारिश के पानी का संग्रहण कहां पर अनिवार्य कर दिया गया है? कहां पर? छत पर। तो छत पर अनिवार्य कौन से स्टेट ने किया है? वो किया है आपका तमिलनाडु ने। और कब किया था? और ये किया था आपका 2003 में। रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसने अनिवार्य कर दिया? तमिलनाडु ने अनिवार्य कर दिया था। और कब किया था? 2003 में किया था। ये अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दिया तमिलनाडु, मोहनपाल ने आंसर सी, और शेखर राज ने दिया है तीसरे का सी, और जो कि है तमिलनाडु। बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि विधि झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? यहां पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है कि झूम कृषि को मध्य प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है और आपको आंसर देना है कि किस नाम से जाना जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि झूम खेती होती क्या है। तो मैं आपको बताऊं कि झूम खेती क्या होती है। तो झूम खेती होती है कि जो किसान वृक्षों को काटकर, यहां पे क्या होगा? पहले पेड़ों को काटेंगे, पेड़ों को काटकर क्या किया जाएगा? पेड़ों को काटकर उसको प्लेन बनाया जाएगा, यानी मैदान बनाया जाएगा। और मैदान बनाने के बाद में उस पर क्या की जाएगी? उस पर खेती की जाएगी। पेड़ों को काटकर उस पर क्या दिए? बीज बो दिए जाते हैं, खेती की जाती है। और खेती करने के बाद में क्या होगा? खेती करने के बाद में यहाँ पर क्या होगा? धीरे धीरे इस मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है, यानी मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता जैसे जैसे कम होगी, जैसे जैसे कम होगी, वैसे वैसे किसान जो है इस जगह को छोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और छोड़कर फिर वो दूसरी जगह पर जाते हैं और दूसरी जगह पर पेड़ों को काटते हैं, और पेड़ों को काटने के बाद फिर वहां पर खेती करते हैं। तो इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? यानी एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को हमने कह दिया, इसको स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? स्थानांतरण कृषि के नाम से भी जानते हैं। अब आपसे पूछा गया है, झूम खेती के बारे में हमने जान लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि मध्य प्रदेश में से क्या क्या कहा जाता है? झूम खेती को मध्य प्रदेश में क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दहिया। दहिया जो है मध्य प्रदेश में झूम खेती को कहा जाता है, जिसे आप स्थानांतरण या स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोका,
रोका, पेंडा और कुरुआ ये भी आपके झूम कृषि के ही पार्ट हैं, यानी झूम कृषि के दूसरे नाम हैं आपका रोका, पेंडा और कुरुआ। तो रोका कहाँ कहा जाता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि रोका झूम कृषि का ही एक पार्ट है और इसे ब्राजील में रोका कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पेंडा कहाँ पर कहा जाता है, तो पेंडा भी झूम कृषि का पार्ट है और इसे आंध्र प्रदेश में कहा जाता है। आंध्र प्रदेश में क्या कहा जाता है, पेंडा कहा जाता है क्या ये, झूम खेती। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कुरुआ कहाँ कहा जाता है, तो कुरुआ जो है वो आपका झारखंड में बोला जाता है। यहां पे आपसे क्वेश्चन बनते हैं कि झारखंड में झूम खेती को क्या कहा जाता है, तो कुरुआ कहा जाता है। तो ये बात आपको समझ में आई। संदीप चौधरी गुड इवनिंग। शेखर राज ने फोर्थ का सी दिया है, बिल्कुल सही है। शेखर राज, जो किसान बच्चों को काट कर, बच्चों नहीं है बेटा, वृक्षों हैं, बच्चों को काटेंगे तो फिर क्या होगा, उपचार बनाते हैं। फिर यदुवंशी ने दिया फोर्थ का बी, जो कि गलत है यदुवंशी। मोहन पाल ने आंसर सही दिया है और शेखर राज ने फोर का सी सर। यह क्लास तो सुबह भी हो चुकी है भाई, ये क्लास सुबह तो नहीं हुई है। फोर का सी क्लास ये आपने जो देखी होगी वो ऐसा है ना, क्लास ये कल हुई थी, लेकिन कल किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लास पूरी नहीं हो पाई थी। 4 या 5 क्वेश्चन हुए थे, इसके बाद में ये क्लास रुक गई थी। तो आपकी जो क्लास है इसको दोबारा से स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ पर वही क्लास है, लेकिन क्या है कि उसमें केवल 4 से 5 क्वेश्चन कराए थे, इसमें अब आपका पूरा मॉक टेस्ट कराने वाला हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला है आपका, 17वीं सदी के दौरान इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा लिखी गई कौन सी निम्नलिखित पुस्तक हिंदू देवताओं एवं मुस्लिम सूफियों के गुणगान से संबंधित गानों का संग्रहण है। अगर आपसे पूछ लिया गया है कि आदिल शाह सेकंड द्वारा, यानी इब्राहिम आदिल शाह सेकंड द्वारा हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम सूफियों के लिए जो गुणगान किया गया है वो किस पुस्तक में किया गया है, आपसे ये पूछा गया है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा किताब ए नवरस। ठीक है, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा किताब ए नवरस। चलो अब आ रही होगी आवाज, वर्षा स्टूडियो आवाज आ रही होगी अब। शेखर राज 5 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किसके समान है। ऑप्शन दे रखा है तराना, ऑप्शन बी है आपका ताल और ऑप्शन सी है आलाप और इसके बाद में ऑप्शन डी दे रखा है तिलाना। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। शेखर राज, वर्षा, अनिकेत, जयंत से जल्दी से इसका आंसर दीजिए। यदुवंशी, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका आलाप, ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है, इसका आंसर होने वाला है अलापना जो है वो किसके समान है, वो आलाप के समान है। और इसका मतलब क्या है, एक ऐसी स्टाइल है इंडियन वोकल म्यूजिक की जिसमें वर्ड्स नहीं होते हैं। ऐसी स्टाइल जिस इंडियन म्यूजिक की जिसमें हम शब्दों का यूज नहीं करते हैं उसे कहा जाता है आलाप। ठीक है,
आलाप बिल्कुल सही है, धीरेन्द्र सिकरवार का, शेखर राज 6 का सी, यदुवंशी 6 का सी, जीके टेक सभी के आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं एंड सभी ने आंसर सही दिए। वर्षा स्टूडियो ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो यहाँ पर आपका अलापना क्या है, ऑप्शन नंबर सी है। और आलाप जो होता है वो स्टाइल है एक ऐसी इंडियन म्यूजिक की जिसमें वर्ड्स नहीं होते, जिसमें शब्द नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है क्वेश्चन आपके सामने आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। ये भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर, इनमें से ऐसे कौन से हैं जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, उन्होंने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी की यात्रा की थी और इसमें तार के संगीत उपकरणों के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। जल्दी से बताइए इसका आंसर। शोध पत्र प्रस्तुत किया था, यानी आपका आंसर जो होने वाला है मैं ही बता देता हूं। इसका जो आंसर होने वाला है 7 का सी, शेखर राज ने आंसर दिया है इसका 7 का सी, जो कि बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर होगा वो होगा सीवी रमन। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि सीवी रमन जो थे वो 1921 में लंदन पहली बार गए थे, यानी इनकी पहली यूरोपीय यात्रा थी। अगर पूछा जाए कि सीवी रमन ने किसकी खोज की थी, तो इन्होंने एक इफेक्ट दिया था जिसे कहा जाता है रमन प्रभाव। इन्होंने एक प्रभाव दिया था, या कह सकते हो रमन इफेक्ट की खोज की थी। और रमन इफेक्ट की खोज इन्होंने कब की थी, 1928 में की थी। और इसी के वजह से 1928 की वजह से इन्हें 1930 में क्या दिया गया, 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1930 में। और किस वजह से दिया गया, तो रमन इफेक्ट की खोज करने की वजह से दिया गया। और रमन इफेक्ट की खोज कब की थी, 1928 में की थी। ठीक है, और 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी की यात्रा की थी। इसके अलावा 1921 में ये पहली यूरोपीय यात्रा पे थे, इसे याद रखना है। यदुवंशी 7 का डी, बिल्कुल 7 का डी कहाँ है यदुवंशी, जहां तुम वहां हम, वो उनका अभी तक इफेक्ट गया नहीं है यदुवंशी तुम्हारा। 7 का डी नहीं है, 7 का सी है। नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं। नोबेल पुरस्कार इसका 1930 में दिया गया था। इसके अलावा इन्हें 1954 में क्या दिया गया, भारत रत्न दिया गया। यह भी बात आपको याद रखनी है कि 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जगदीश चंद्र बोस के बारे में आप सभी जानते होंगे, पेड़ों के बारे में इन्होंने 1930 में रमन की खोज की, इसलिए फर्स्ट 1930 में रमन, ये देखो 1921 में गए थे, 1930 में नहीं। 1930 में तो पुरस्कार मिल गया था, 1921 में ये लंदन गए थे और वही इनकी पहली सोसाइटी थी। भाई जीके ट्रिक्स रुद्रांश, क्या बात है, क्या हो गया। ठीक है, अब यहां पे बात करें, अगर होमी जहांगीर भाभा की बात करें, तो होमी जहांगीर भाभा जो थे भारतीय परमाणु, किसके, भारतीय होमी जहांगीर भाभा, अगर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं। भारत रत्न दिया था, भारत रत्न 1954 में दिया गया था, ये भी बात मैंने बता दी है। पर भारतीय परमाणु जो कार्यक्रम हुआ, उस भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक किसको कहा गया, होमी जहांगीर भाभा को। किसे कहा गया, होमी जहांगीर भाभा को कहा गया। इसे, और इन्होंने क्या किया, इनके नाम से ही, आप जानते हैं कि इनके नाम से ही भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। क्या है, इनके नाम से ही एक अनुसंधान केंद्र यानी रिसर्च सेंटर है। कहां पर है, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका मुंबई। अगर आपसे पूछा जाता है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है, वो है आपका मुंबई में। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। अगर आपसे विक्रम साराभाई के बारे में पूछ लिया जाए तो विक्रम साराभाई जो थे वो आपके अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, यानी आपके स्पेस की सेंटर यानी अंतरिक्ष के जो कार्यक्रम हैं इनके द्वारा स्टार्ट हुए थे, विक्रम साराभाई के द्वारा। और इन्हीं की सलाह पर इसरो की स्थापना हुई थी, यानी विक्रम साराभाई की सलाह पर किसकी स्थापना हुई,
इसरो की स्थापना हुई थी? और आपसे मेरा यह क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? इन्हीं की सलाह पर इसरो की स्थापना हुई और ये आपके इसरो के पहले चेयरमैन भी थे। ये भाई बात आपको याद रखनी है कि ये भारत के यानी इसरो के पहले चेयरमैन भी थे। अब आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि इसरो की स्थापना और इसरो के इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम पे जो आपके अध्यक्ष हैं वो कौन है? जल्दी से आंसर दीजिए। इसरो की स्थापना कब हुई थी और इस टाइम पे प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष इसके चेयरमैन कौन हैं? जल्दी से बताइए आंसर क्या हुआ। शेखर राज, जीके ट्रिक्स, रुद्रांश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तब तक आपके आंसर आ जाने चाहिए। चलो बात करते हैं अगला। एक साधारण उपकरण है, यानी इसमें से एक जो है वो ऐसा उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। जंगली घास को हटाने के लिए और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। धीरेन्द्र शिकरवार, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ जी, इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और जीके ट्रिक्स ने बिल्कुल सही बताया, इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके अलावा जो प्रेजेंट में आपके अध्यक्ष हैं वो हैं आपके एस सोमनाथ। ठीक है, 8वें का सी, और 8वें का सी दिया है यदुवंशी ने। श्याम कृष्णा भारत, हम हैं हम सर जी, हम हैं हम सर जी, मतलब हम भी हैं यहाँ पे। जीके ट्रिक्स ने आंसर दिया है बी, और शेखर राज ने आंसर दिया है सी, और धीरेन्द्र सिकरवार ने फिर से आंसर दिया आपका फावड़ा। मोहन पाल ने आंसर दिया, ज्यादातर लोगों के गलत आ रहे हैं। मोहन पाल और धीरेन्द्र सिकरवार ने आंसर दिया है आपका ऑप्शन नंबर ए, और इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, फावड़ा। फावड़ा ही है जो घास को हटाने के लिए, मिट्टी को ढीला करने के लिए, गड्ढे को खोदने के लिए इसका यूज किया जाता है। बाकी के आपके जो ऑप्शन है रेहट, ढेकली और मोट, ये क्या है? ये आपके इरिगेशन प्रोसेस के उपकरण हैं। यानी ये क्या है? ये सिंचाई करने के लिए यूज होने वाले उपकरण हैं। सिंचाई के लिए यूज होने वाले उपकरण हैं आपके रहट, ढेकली और मोट। और अगर फावड़े की बात की जाए तो फावड़ा क्या करता है? आपको पता है, फावड़े से हम खुदाई करते हैं, फावड़े से मिट्टी को ढीला करते हैं, फावड़े से जंगली घास को हटाते हैं। तो मोहन पाल ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए, और बरसा स्टूडियो के भी आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब दे रखा है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? निम्न में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? रोज खेत में लेकर पहुंचता हूं लेकिन फिर भी गलत हो गया। बताओ, रोज उसी का यूज करते हो फिर भी आंसर गलत दे रहे हो। यदुवंशी क्या बात है? मुझे लगता है, मैं कहता रहा हूं, मैं यहाँ तुम वहां थे, उन्हीं के चक्कर में पड़े हुए अभी तक, उससे बाहर नहीं निकल पाए। चलो अब बात करते हैं इसकी कि निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं। बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों की बात करें तो बैक्टीरिया के कारण जो रोग उत्पन्न होते हैं वो आपके होते हैं, अगर आपको मालूम हो तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर। अगर बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के कारण आपके कई सारे रोग होते हैं, जिसमें आप सबसे ज़्यादा फेमस जो माना जाता है, इसकी ट्रिक है आपकी, आंसर दिया है खसरा, 9 का डी, आंत्र ज्वर और रोज। हाँ तो ये तो वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जो आंसर है, आंसर दे दिया है किसने? जयंत पौनिया ने। इसके अलावा यदुवंशी ने आंसर दे दिया है 9 का डी, और जो कि है आपका बिल्कुल सही। आंत्र ज्वर होगा वो क्या है? वो आपको टाइफाइड है, यानी टाइफाइड को ही हम क्या कहते हैं? आंत्र ज्वर कहते हैं। यहां पे अगर आपसे पूछ लिया जाए बैक्टीरिया से बनने वाले, बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोगों की बात की जाए तो ये क्या है? गोनोरिया, ठीक है। एक आपका रोग होता है गोनोरिया, गोनोरिया के अलावा होता है आपका सिफिलिस, टाइफाइड, गोनोरिया के अलावा आपका सिफिलिस। इसके अलावा आपका एक रोग आपका बैक्टीरिया की वजह से होता है टाइफाइड, जो कि इसका आंसर है। टाइफाइड क्या है? जिसे आप हिंदी में कह रहे हो आंत्र ज्वर, तो वही इसका आंसर है। और अगर इससे बैक्टीरिया पूछ लिया जाए तो बैक्टीरिया है आपका साल्मोनेला टाइफी। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है? साल्मोनेला
टाइफी। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका टाइफाइड है वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो आंसर है आपका साल्मोनेला टाइफी। और आपके बैक्टीरिया की वजह से होने वाले रोगों में आता है गोनोरिया, सिफिलिस और टाइफाइड। ठीक है, तो आपके आंसर दे रखे हैं खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी जो है ये किसकी वजह से होता है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये भी आपके किसकी वजह से होते हैं, ये होते हैं आपके वायरस की वजह से। ठीक है, विषाणु की वजह से होने वाले रोग हैं खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, चेचक, ये सब वायरस की वजह से होते हैं। और ये आपके सामने गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, ये आपके टेटनस हो गया, काली खांसी हो गई, ये सब किसकी वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से। जी के ट्रिक्स ने आंसर दिया है 9 का डी, वर्षा ने भी आंसर दे दिया है डी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शेखर राज का आंसर गलत है, 9 का ए नहीं है। मोहन पाल ने भी दिया आंसर ए जो कि गलत है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। पानी युद्ध किसकी वजह से हुआ था, ये आपका बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा देश है दक्षिणी अमेरिकन जिसके वजह से जिसके निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था। तो ये आपका मैं इसलिए लेके आया था क्योंकि ये आपका लास्ट पेपर में आ चुका है, मतलब इस पेपर में नहीं, आपके यूपी पुलिस के लास्ट एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैं लेके आया था। लेकिन मुझे ये कुछ खास ज़्यादा नहीं लगा है, लेकिन फिर भी इसलिए लेके आया क्योंकि ये पेपर में आ चुका है। तो इसका आंसर जो होना है वो कौन सा होगा, बोलीविया इसका आंसर है। तो यहाँ पर अगर पानी युद्ध की बात की जाए तो वर्ल्ड में जो पानी युद्ध हुआ उसे बोलीविया का जल युद्ध कहा जाता है, बोलीविया का वाटर फील्ड कहा जाता है, वाटर फील्ड कहा जाता है, सॉरी युद्ध कहा जाता है। वर्षा स्टूडियो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। 10 पता नहीं, हाँ 10 तो मैं खुद कह रहा हूँ ये नहीं मालूम होगा जहाँ तक है। तो चलो इसकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसका आंसर दो तब तक मैं इसको सही करता हूँ, इसका आंसर दो तब तक इसे मैं सही करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल CHRI का मुख्यालय इनमें से कहां पर स्थित है, जल्दी से बताइए। यदुवंशी ने दिया है 11 का सी, यदुवंशी 11 का सी। पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रमंडल होता क्या है। यहां पे आपने देखा होगा कि हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल हुए, राष्ट्रमंडल खेल हुए, या फिर राष्ट्रमंडल को इंग्लिश में कहा जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कॉमनवेल्थ की बात की जाती है। तो ये कॉमनवेल्थ वर्ड का मतलब क्या है, कॉमनवेल्थ वर्ड का मीन क्या है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये ऐसे स्वतंत्र देशों का संगठन है। ये किसका है, ऐसे स्वतंत्र देशों का संगठन जो क्या हो गए, स्वतंत्र तो हुए, लेकिन किससे, ऐसे स्वतंत्र देशों का संगठन जिस पर कभी किसका राज था, ब्रिटिश शासन था। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार का नई दिल्ली, 11 का लंदन होगा। चलो मैं बता रहा हूं, स्वतंत्र देशों का संगठन है जिस पर कभी ब्रिटिश शासन हुआ था, यानी ब्रिटिश शासन किया गया था। ठीक है, भूपेंद्र कुमार ने आंसर दी, भूपेंद्र यादव ने आंसर दिया है सी, शेखर राज ने सी दिया है, वर्षा ने सी दिया है, इसके अलावा यदुवंशी, सब ने आंसर दिया है। और जो भी बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं वो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, आपको समझाने का तरीका समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको ये वीडियो रोजाना मिलती रहेंगी और यही आपका, इसके अलावा और भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो भूपेंद्र यादव आप कहाँ से हैं अभी, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो नई दिल्ली होने वाला है। ठीक है, राष्ट्रमंडल मानव अधिकार पहल का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है। आपने लंदन बताया, लंदन जो बताया है वो लंदन इसका कार्यकारी हेड यानी कार्यकारी मुख्यालय है, ऐसा नहीं है, हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में। ठीक है, लंदन के अलावा अकरा में भी क्या है आपका कार्यकारी, दो कार्यकारी आपके कार्यकारी हेडक्वार्टर यानी सॉरी मुख्यालय हैं, कार्यकारी मुख्यालय जो लंदन और अकरा में है, और हेडक्वार्टर आपका कहां पर है, नई दिल्ली में है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल का मुख्यालय वो कहां पर है, वो नई दिल्ली में है। मैंने आपसे पूछा कि यहां पर राष्ट्रमंडल क्या है, वो स्वतंत्र देशों का संगठन है जिस पर कभी ब्रिटिश शासन हुआ करता था। यह भी बात आपको याद रखनी है कि कॉमनवेल्थ वर्ड का मतलब क्या होता है, कॉमनवेल्थ
कॉमनवेल्थ का मतलब होता है कि जिस पर कभी ब्रिटिश साम्राज्य रहा था, वो जब स्वतंत्र हो गए तो उनका एक देश उनका एक इनका एक कह सकते हो समिट बनाया गया या फिर कह सकते हो ग्रुप बनाया गया, जिसे कहा जाता है राष्ट्रमंडल या फिर कॉमनवेल्थ। ठीक है, और जिसमें कितने देश आते हैं? इसमें आते हैं आपके लगभग 56 देश। कितने आते हैं? इसमें आते हैं 56 देश। कितने देश? 56 देश आते हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, क्योंकि भारत पर भी क्या हुआ था? शासन किया था। किसने? ब्रिटिश शासन हुआ था। ठीक है, अंग्रेजों ने शासन किया था। यह बात समझ में आई? जीके ट्रिक्स 11 का सी बिल्कुल सही है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए राष्ट्रमंडल मानव अधिकार या CHRI की स्थापना कब हुई थी, तो ये स्थापना हमेशा ये भी आपको याद रखना है, तो स्थापना हुई थी आपकी 1987 में। कब हुई थी? 1987 में राष्ट्रमंडल के जो सदस्य थे, यानी कॉमनवेल्थ के जो सदस्य थे, उनके द्वारा की गई थी। और इसमें सदस्य कितने हैं? वो 56 सदस्य हैं, 56 देश हैं। ये बात आपको याद रखनी है, और इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, और यहां पे आपके चारों ही ऑप्शन हो जाते हैं गलत। ठीक है, यहां पर आपके चारों ही ऑप्शन हो जाते हैं गलत। अब मैं आपसे पूछता हूं कि चलो यहां पे ऑप्शन तो गलत हैं, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है, तो उस वजह से है। लेकिन पीएम मोदी ने शपथ लेने के बाद में पहला विदेशी दौरा कब किया था? कहां किया था? बताइए जी मासा। तो जल्दी से बताइए। जयंत पौनिया ने आंसर दिया है इटली, यदुवंशी ने आंसर दिया है इटली। बिल्कुल सही है, दोनों का आंसर आया है इटली। तो यहां पे आंसर जो होने वाला है वो है आपका इटली। लेकिन इटली की बात करेंगे, पहला दौरा तो हो गया आपका इटली। इटली में गए क्यों थे? अगर आपसे यह पूछा जाए कि इटली में तो गए थे, लेकिन किस वजह से गए थे? और वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री कहां गए थे? G7 की मीटिंग में गए थे। कहां गए थे? G7 की मीटिंग में। और इससे इस बार क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि G7 की मीटिंग कहां हुई थी? इटली में हुई थी, और भारत के प्रधानमंत्री को वहां पर क्या दिया गया था? इन्विटेशन दिया गया था। और आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या भारत G7 में शामिल है या नहीं? भारत G7 में शामिल है या नहीं? G7 में बैठक भी, हाँ G7 में बैठक हुई, G7 की बैठक। वर्षा ने आंसर दिया इटली, बिल्कुल सही। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत इस ग्रुप में शामिल है या नहीं, तो आज का आंसर होगा कि भारत इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। यहां पर क्या होता है? होस्ट कंट्री होती है। तो इटली जो है क्या है? इटली इस साल का होस्ट कंट्री है। इटली इस साल का होस्ट कंट्री है। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि G7 की ये कौन सी बैठक थी, तो G7 की ये 15th बैठक थी, यानी 50वीं बैठक थी। ठीक है, 50वीं बैठक थी। और इस G7 में कितने देश हैं? तो आपको मालूम हो जाना चाहिए कि ग्रुप 7 का मतलब ही है कि 7 देश होंगे। और अगर आपसे इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 7 देश कौन कौन से हैं, तो आपसे ऑप्शन में पूछा भी जा सकता है कि आपके सामने ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन, जिनमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो आपके इन देशों के होंगे, और एक ऑप्शन होगा जो इस देश का नहीं होगा, यानी इस ग्रुप का नहीं होगा। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो मैं ही बता देता हूं, इसका आंसर होने वाला है इटली, यानी आपका एक देश है इटली। इसके अलावा इसका एक है आपका कनाडा। कनाडा के अलावा आपका है यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा आपका यूएसए। यूएसए के अलावा इसमें है आपके फ्रांस है, जर्मनी है, फ्रांस, जर्मनी और जापान। तो ये सारे देश किसके ग्रुप हैं? ये G7 के मेंबर हैं। तो ये आपके क्या है? बड़ी अर्थव्यवस्था, यानी बड़े देशों की अर्थव्यवस्था, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, यानी विकसित देशों का एक आर्थिक मंच है ग्रुप 7। और इस ग्रुप 7 में आपके 7 देश, इटली, कनाडा, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी और जापान। और यहाँ पर होस्ट देश था इटली, और 50वीं बैठक थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए इटली के पीएम कौन है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इटली के पीएम कौन है, जिनके साथ में मोदी जी का रील आते रहते हैं।
जिनके साथ में मोदी जी की मीम्स बनते रहते हैं, उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी। उनका नाम क्या है? जॉर्जिया मेलोनी, जिनके नाम से मीम्स बनते हैं मेलोडी मेलोडी के नाम से। तो इनने ही बुलाया था प्रधानमंत्री मोदी को। ठीक है, ये आपको समझ में आया। एक बात आपको याद रखनी है कि G7 की जो G7 बना, G7 बनने के बाद में आपका एक देश और शामिल हुआ था, जो बना रूस शामिल हुआ था। लेकिन 2014 में रूस ने क्रीमिया पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया और क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद में रूस को इस ग्रुप से बाहर कर दिया गया और बाहर कर देने के बाद में ये फिर से ग्रुप 7 बन गया। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रूस भी इसका सदस्य रहा है, तो इसका सदस्य रहा है, लेकिन 2014 में रूस को यहां से बाहर कर दिया गया। ठीक है, मोहन पाल नहीं जी, नहीं, G7 का सदस्य नहीं है। हाँ, भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को इसलिए बुलाया जाता है कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत की जो इकोनॉमी है वो 2.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत को अब ज्यादातर मीटिंग्स में बुलाया जाता है। उसका रीजन है कि भारत की बढ़ती ताकत। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, और ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये सारी चीजें करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं, चाहे आप G7 की बात करो, चाहे आप इटली की बात करो, या फिर प्रधान मोदी की शपथ की बात करो, ये सारी चीजें क्या है? करंट अफेयर्स की चीजें हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में सीमाएं साझा नहीं करता है? कि उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा नहीं करने वाला कौन सा देश, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करने वाला कौन सा देश है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये तो सर जी सब करेंगे। क्या करेंगे सब? वर्षा स्टूडियो, चाइना। जयंत पौनिया ने आंसर दिया है सी। इसके अलावा सबने, चलो, इसका जो आंसर होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। जितनों ने भी आप आंसर दिया नेपाल, उनका आंसर सही है। जितने भी लोग, यदुवंशी ने नेपाल, मोहन पाल ने भी आंसर दिया है नेपाल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये आपका इंडिया का मैप की बात करता हूं, ये ठीक है, तो इस जगह पर आपका क्या है? ये है आपका नेपाल। अब यहां से मैं बात करूं कि इंडिया से कितने, यानी भारत से कितने, भारत के कितने स्टेट हैं जो नेपाल से सटे हुए हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस जगह पर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद में आपका आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में आता है आपका बिहार। बिहार के बाद में ये जो कॉरिडोर है, ये क्या है? वेस्ट बंगाल। और ये वेस्ट बंगाल का कॉरिडोर, इसके बाद में ये जो है ये आपका सिक्किम। तो कितने स्टेट हैं आपके नेपाल से लगते हुए? तो नेपाल से लगते हुए हैं आपके उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो कॉरिडोर है, जो 22 किलोमीटर का है, जो पतली सी लाइन है, 22 किलोमीटर की लाइन, तो ये आपका क्या है? इसे बोला जाता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। क्या बोला जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, तो नॉर्थ के, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, वो भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। गर्मा सिंह ने आंसर दिया है बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। शेखर राज का भी आंसर सही है, 13 का सी। और भूपेंद्र कुमार ने भी आंसर दिया है नेपाल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इसके बाद में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आ गया। फिर जब तक आप क्वेश्चन को पढ़िए, मैं इसको ऑप्शन को सही करता हूं तब तक। ठीक है, इस ऑप्शन को मैं करता हूं सही तब तक, और आप दीजिए आंसर इसका। अब आपसे पूछा जा रहा है, ओम प्रकाश जाट इंस्टा आईडी, वर्षा स्टूडियो यूके यूपी बिहार वेस्ट बंगाल सिक्किम। ठीक है,
देखो जितने भी लोग साथ में जुड़े हुए हैं वो लोग लाइक भी करते चलें वीडियो को, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको ऐसी वीडियो रोजाना मिलने वाली हैं। और ये क्लास जो होती है वो आपको रोजाना शाम को 9 बजे होती है। ठीक है, तो चलिए इसकी बात करते हैं बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक एक उपक्षेत्रीय समूह है जिसमें दक्षिण एशिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के 7 देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय पूछा गया है। ओम प्रकाश ने इसका आंसर दे दिया है डी। और जो कि ओम प्रकाश के अलावा और कोई, शेखर राज, यदुवंशी, वर्षा, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहां पर है। और तब तक मैं बताता हूं आपको बिम्स्टेक क्या है। तो बिम्स्टेक जो है आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का एक ग्रुप है जो कि क्या है, बिम्स्टेक। और अगर आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछी जाए तो फुल फॉर्म होती है आपकी बिम्स्टेक का होता है बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा आई से आपका क्या हो जाएगा, आई से हो जाएगा आपका इनिशिएटिव, आई से आपका इनिशिएटिव फॉर, इनिशिएटिव फॉर। इसके बाद एम से पूछा जाए तो एम से आपका होगा मल्टी, एम से आपका मल्टी, एस से आपका सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल। और आपसे टी का पूछा जाए तो टी से आपका हो जाएगा टेक्निकल, टी से आपका टेक्निकल। और ई से आपका हो जाएगा, ई से आपका हो जाएगा इकोनॉमिक, इकोनॉमिक। और सी से हो जाएगा आपका कॉपरेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म किसकी है, ये है आपकी बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी, तो बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये भी आपको याद रखना है कि बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई 1997 में हुई थी। कब हुई थी, 1997 में हुई थी। इसके अलावा आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, तो हेडक्वार्टर है इसका कहां पर, ढाका में है। और अगर आपसे यहां पे और भी क्वेश्चन पूछे जाए कि यहां पर बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं, मोहनपाल ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल गलत है। ओम प्रकाश ने आंसर दिया फिर से, जैन पोनिया ने दिया है ऑप्शन नंबर डी, शेखर राज ने सी, गरिमा सिंह ने डी। ठीक है, जितने भी लोग डी बता रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, ढाका में है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए बिम्स्टेक में कितने देश शामिल हैं, तो आपके देश कितने हैं, तो देश हैं आपके 7। और आपसे पूछा जाए कौन से हैं, तो आपके देश हैं आपके, सबसे पहले आता है भारत, भारत के बाद में आता है नेपाल, नेपाल के बाद में आता है भूटान, भूटान के बाद में आता है आपका म्यांमार, म्यांमार के बाद में यानी भूटान, उसके बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद में आता है म्यांमार, और इसके बाद आता है आपका थाईलैंड। ठीक है, ये हैं आपके कितने देश, 7 देश हैं। ये कितने देश हो गए, 7 देश, सॉरी 7 नहीं हुए, आपका एक रह गया, वो है आपका श्रीलंका। तो कितने हो गए, ये हो गए आपके 7। पहले आपका ये जो देश यानी जो आपका ग्रुप बना था वो बना था बिस्टेक के नाम से। क्या बना था, बिस्टेक के नाम से बना था, यानी 4 ही देश थे इसमें शामिल थे। इसमें शामिल था आपका भारत, इसमें शामिल था आपका श्रीलंका, बांग्लादेश, और इसके अलावा इसमें थाईलैंड, यानी बिस्टेक था। लेकिन इसके बाद में इसमें भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार भी, भूटान और नेपाल और आपका म्यांमार भी शामिल हुए। उसके बाद इसको बिम्स्टेक बनाया गया और इसकी जो फुल फॉर्म थी वो चेंज हुई, क्या, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ठीक है, 14D का। चलिए इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 23वें जिले के रूप में किसको शामिल किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका शामली। कौन सा, 23वां जिला जो शामिल किया गया था वो कौन सा है, शामली था। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए एनसीआर क्या है, यानी जो एनसीआर है ये क्या है, इसे कहा जाता है नेशनल कैपिटल रीजन। यहां पर क्या होता है, दिल्ली के अलावा आप दिल्ली को तो बड़ा कर नहीं सकते, कैपिटल को बड़ा नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया कि कैपिटल के आसपास के जो क्षेत्र थे, कैपिटल के आसपास के जो क्षेत्र, आसपास के जो स्टेट थे, उनके कुछ कुछ हिस्सों को हमने एनसीआर में शामिल करना स्टार्ट कर दिया और उनको बोला गया एनसीआर, नेशनल कैपिटल रीजन। यहां पर एनसीआर की बात करते हैं तो इसमें पूरी दिल्ली तो शामिल होती ही है, इसके अलावा यहां पर पूरी दिल्ली यानी पूरी दिल्ली तो इसमें शामिल होगी। इसके अलावा इसमें हरियाणा,
हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिले भी शामिल होते हैं, और उत्तर प्रदेश के जिले भी शामिल होते हैं। और श्यामली किसका जिला है? बताओ गुरुजी, बता तो दिया। वर्षा स्टूडियो ए 15 का ए, शेखर राज सबने आंसर दिया, बिल्कुल सही। मोहन पाल ने भी आंसर दिया। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आया? शामली निकल के आया। और इस एनसीआर में शामिल कौन कौन है, यानी कैपिटल के आसपास के जो क्षेत्र थे उनको भी कैपिटल रीजन में शामिल किया गया, उसी को बोला गया नेशनल कैपिटल रीजन। और इसमें पूरी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरियाणा और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं, तो हरियाणा के आपके 14 जिले आते हैं, राजस्थान के 2 और उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, माल और सेवाएं कर पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया था? यानी जीएसटी को सर्वप्रथम अनुमोदित करने वाला स्टेट कौन सा है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जीएसटी की फुल फॉर्म आपको पता है, गुड्स एंड सर्विस एंड टैक्स होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यहां पे आपसे पूछा जाए कि जीएसटी को लागू करने वाला यानी अनुमोदन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो आंसर हो जाएगा आपका असम। असम राज्य ने सर्वप्रथम इसको अनुमोदित किया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसा ऐसा कौन सा ऐसा देश है जो सर्वप्रथम जीएसटी को लेके आया था, यानी देश का पहला राज्य तो असम है, लेकिन देश की पहली कंट्री कौन सी बनी थी, अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्या आंसर दोगे? यदुवंशी का आंसर आ चुका है, यदुवंशी ने आंसर दे दिया है। सबसे पहले फ्रांस ने, हाँ जी, पहला देश जो बना था, अगर जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश जो बना था वो कौन सा देश बना था? वो बना था आपका फ्रांस। और ये कब लागू किया था इसने? 1954 में। ठीक है, और अगर भारत के बारे में बात की जाए तो भारत ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया। इसके अलावा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया, और अनुमोदन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? वो बना आपका असम। और जीएसटी जो लागू हुआ वो कौन से संशोधन से हुआ? संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा। संविधान में 101वां संशोधन आपका जीएसटी से रिलेटेड है, ये भी आपको याद होना चाहिए। शेखर राज ने 16 का सी सही आंसर दिया है। भूपेंद्र यादव ने बताया सी, और मोहन पाल ने कनाडा। कनाडा नहीं है, फ्रांस है। ठीक है, तो देश पहला देश जीएसटी को लागू करने वाला वो कौन है? कनाडा नहीं, फ्रांस है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? क्वेश्चन है आपका, पाल राजवंश के सर्वप्रथम राजा कौन थे? क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखा है आपका ए गोपाल, ऑप्शन नंबर बी है नंदलाल, ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल, और ऑप्शन नंबर डी है देवपाल। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर होगा? पाल राजवंश के पहले राजा कौन थे? भूपेंद्र यादव, हाँ जी, फ्रांस है, बिल्कुल सही, फ्रांस है। फ्रांस जो था आपका पहली कंट्री थी जिसने जीएसटी को लागू किया था, और उसने 1954 में इसको लागू किया था। और भारत के लागू करने की बात आए तो 1 जुलाई 2017 को इसने लागू किया था। भारत के 101वें संविधान संशोधन यानी संविधान के 101वें संशोधन के द्वारा इसको लागू किया गया। और जीएसटी में 5 स्लैब हैं, 5 स्लैब में आपका 0, 5, 8 और 18, इसके अलावा 28% का टैक्स लगता है। ठीक है, यदुवंशी ने आंसर दे दिया है 17 का गोपाल, लास्ट धर्मपाल। 17 का आंसर दिया है गोपाल, जो कि क्या है? बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ लिया जाए पाल राजवंश के पहले राजा कौन थे, तो पहले राजा थे आपके गोपाल। और अगर पाल वंश की स्थापना की बात की जाए तो ये आपका कब स्थापना की थी इन्होंने 750 में स्थापना की, और इनका राज कब तक रहा था? 770 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, इसके बाद में कौन आते हैं? इसके बाद में गोपाल के पुत्र, गोपाल के कौन पुत्र? धर्मपाल कौन है? पुत्र हैं। और पुत्र का यानी धर्मपाल का शासन हुआ था। और धर्मपाल की बात की जाए तो इन्होंने 770 से 810 ईस्वी तक इस पर शासन किया। यानी पाल राजवंश के राजा कौन रहे? 770 से 810 ईस्वी तक धर्मपाल ने शासन किया था। ये बात आपको याद रखनी है। 17 का ए बिल्कुल सही है शेखर राज का। गरिमा सिंह ने भी आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए। मोहन पाल का भी आंसर सही है, और भूपेंद्र यादव का भी आंसर सही है। और जितने भी साथी मेरे साथ में जुड़े हैं वो आंसर दे रहे हैं।
वो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि धर्मपाल ने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि धर्मपाल ने किस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, तो यहां पर आपका पूछा जाएगा तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी थी, वो थी आपकी विक्रमशिला। कौन सी यूनिवर्सिटी थी? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी या फिर विश्वविद्यालय। ठीक है, तो आपसे अगर यह पूछा जाता है कि धर्मपाल के द्वारा एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई और वो किसने की थी, धर्मपाल ने, और कौन सी यूनिवर्सिटी थी, विक्रमशिला, और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहां पर है, भागलपुर में है। यह भी आपको याद रखना है। जयंत पौनिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, विक्रमशिला बिल्कुल सही। यादवंशी तक्षशिला नहीं है, विक्रमशिला है। तो अब यहां पे अगर एक और चीज बात पूछता हूं कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला की जो स्थापना की थी वो धर्मपाल ने की थी, यानी पाल राजवंश में हुई थी। तो नालंदा की स्थापना कब हुई थी? अगर आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका जो आंसर है, गरिमा सिंह ने बताया विक्रमशिला बिल्कुल सही है। कुमार गुप्त फर्स्ट बिल्कुल। जयंत पौनिया का आंसर अच्छा आया है, इसका आंसर है कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। किसकी स्थापना? गुप्त वंश के राजा थे ये, गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त, और गुप्त वंश में प्रथम शासक यानी कुमार गुप्त प्रथम थे। कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। और ये तो आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि हाल ही में नालंदा का पुनरुद्धार किया गया है। गरिमा सिंह जी, कुमार गुप्त। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है आपकी स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर आपका एक और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन है आपका, ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है और उसे किस नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है कि यहां पर आपको नकद खेती यानी नकद फसल उगाई जो जाती है, यानी वाणिज्यिक खेती जिसे बोलते हैं, वाणिज्य का मतलब है हमें अपने लाभ के लिए जो फसल उगाई जाती है उसे क्या कहते हैं, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। हाँ जी, यदुवंशी। तो इसका आंसर क्या होना है, ऐसा बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है किसके रूप में जाना जाता है। तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि नकद खेती यानी जिसे कहा जाता है वाणिज्यिक फसल कहा जाता है, और वाणिज्यिक फसल जो होती है वो क्या होती है, वो आपकी वाणिज्यिक फसल को कहा जाता है रोपड़ खेती। और ये फसलों को लाभ के लिए यानी जो फसल उगाई जाती है वो किसके लिए, अपने लाभ के लिए उगाई जाती है। जल्दी से आंसर दीजिए इसका। अब क्या देना, मैंने ये दे दिया। अगर आपसे पूछा जाए निर्वाह खेती क्या है, जूम खेती को हम पढ़ चुके हैं, निर्वाह खेती के बारे में पूछा जाए तो निर्वाह खेती वो होती है जो आपके जीविका के लिए यूज की जाती है, अपने छोड़ो। निर्वाह खेती की बात करते हैं तो जीविकोपार्जन के लिए जीविकोपार्जन के लिए जो खेती की जाती है उसको हमने क्या बोला, निर्वाह खेती बोला है। यानी जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है उसे निर्वाह खेती कहा गया है, या फिर अपने परिवार की जरूरतों के लिए जो की जाती है उसे निर्वाह खेती कहा जाता है। और अब वाणिज्य खेती यानी अपने लाभ के लिए जो की जाती है तो वो क्या है, फसलों के लाभ के लिए, तो उसे रोपड़ खेती कहा जाता है। मोहनपाल ऑप्शन नंबर बी ये नहीं है, 18 का डी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्या है, नेपच्यून के अलावा अन्य किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? नेपच्यून के अलावा अन्य ग्रह को किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? इसका आंसर सबको पता होना चाहिए कि इसका आंसर क्या है, और आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ये सब लोग जानते होंगे और सब जानते ही हैं। ठीक है, पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जल की अधिकता की वजह से, जल की अधिकता की वजह से क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, मंगल की बात करें तो मंगल क्या है, मंगल की बात करें तो मंगल आपका, अगर सूर्य से स्थानों की बात की जाए, सूर्य से बढ़ते क्रम में बात की जाए तो ये आपका 4th नंबर का होता है, 4th नंबर का,
यानी फोर्थ पोजीशन पे। पहले पे कौन है? आपका बुध है, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में आता है आपका मंगल। अगर बात की जाए मंगल की, तो मंगल में आपके कौन से दो उपग्रह पाए जाते हैं? मंगल पर दो उपग्रह हैं जिनका नाम क्या है? दो उपग्रह मिलते हैं जो हैं आपके फोबोस और डीमोस, फोबोस और डीवोस। ठीक है, तो नाम कहीं कहीं पे अलग होते हैं, कहीं बुक में डीमोस दे रखा है, कहीं पर डोमोस दे रखा है, तो नाम है आपके फोबोस डीवोस। ठीक है, याद कर लीजिए। प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो अब ग्रह नहीं है, इसको ग्रह की संज्ञा नहीं दी जाती है, इसको 2006 में बाहर कर दिया गया था। 2006 में ग्रह की संज्ञा यानी ग्रह से इसको बाहर कर दिया गया था, और इसको बाहर करने के बाद में हमारे पृथ्वी यानी हमारे सौर मंडल में अब 8 ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, जुपिटर की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? वो जुपिटर है। 19 का ए, सबका आंसर सही होना चाहिए। तो गर्मा सिंह ने भी आंसर दिया है, यदुवंशी, कार्तिक, अंटल, सबका आंसर सही है, बिल्कुल सही है ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैसों का नहीं है? कौन सा ऐसा विकल्प है जो इसमें निष्क्रिय गैस का नहीं है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, जल्दी से बताइए। जी, जल्दी से आंसर दीजिए जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। निष्क्रिय गैस किसे कहा जाता है? अगर आपसे निष्क्रिय गैस के बारे में बात की जा रही है तो निष्क्रिय गैस को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? इसी को हम नोबल गैस कहते हैं। क्या कहते हैं इसी को? इसी को हम नोबल गैस भी कहते हैं। और नोबल गैस कौन सी होती हैं? ऐसी गैसेस होती हैं जो ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं ना ही ग्रहण करती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन को मुक्त करती हैं, और ना ही इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं यानी रिसीव करती हैं। दोनों ही कंडीशन नहीं होती है। इन्हीं को क्या बोला गया? निष्क्रिय गैस बोला जाता है। और निष्क्रिय गैसों में कौन सी गैसेस आती हैं? जयंत पौनिया ने आंसर दे दिया है, यदुवंशी ने आंसर दे दिया है, गर्मा सिंह ने भी आंसर दे दिया है, यदुवंश, सब ने आंसर दे दिया। यानी आपका 20 का कौन सा होने वाला है? क्लोरीन होने वाला है। इसे निष्क्रिय गैस की संज्ञा या निष्क्रिय गैस नहीं बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन तो आपका हो जाएगा ये। लेकिन आपकी निष्क्रिय गैस होती कितनी है आपको ये भी मालूम होना चाहिए। तो हमारी 7 गैस होती हैं, वो कैसी होती हैं? निष्क्रिय गैस की संज्ञा दी जाती है, यानी निष्क्रिय हैं। तो वो 7 गैसेस कौन सी हैं तो वो आपको मालूम होना चाहिए। एक है आपकी हीलियम, हीलियम के अलावा एक आपकी है नियॉन, एक है आपकी क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के अलावा आपकी ऑर्गन, इसके सॉरी क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के अलावा आपकी ऑर्गन, इसके अलावा जीनोन, इसके अलावा जीनोन होती है। जीनोन के अलावा आती है आपकी रेडॉन, और रेडॉन के बाद में आती है आपकी ऑग्नेशन। तो रेडॉन और ऑग्नेशन, तो ये सारी गैसेस कौन सी हैं? ये आपकी 7 गैसेस हैं जो कि आपकी कैसी हैं? निष्क्रिय गैस या नोबल गैस बोली जाती हैं। और ये क्या करती हैं? ना तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं ना ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं। तो यहाँ पर क्रिप्टॉन, ऑर्गन, जीनोन तीनों ही कैसी हैं? निष्क्रिय गैसेस हैं। तो क्लोरीन इसमें ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, सर शेखर राज ने आंसर दिया है, इसका डी बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर क्या होगा? क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं? क्यों क्यों लड़की पुस्तक के लेखक कौन हैं, आपसे ये पूछा गया है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा ये मैं ही बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा महाश्वेता देवी। क्या आंसर हो जाएगा? महाश्वेता देवी। और इन्होंने एक जिद्दी लड़की की कहानी लिखी। ये कहानी जो है वो कैसी है? जिद्दी लड़की की कहानी है, जो किसने लिखी? महाश्वेता ने लिखी। और जैसे आपको पता है रस्किन बॉन्ड भी आपके क्या हैं? इंडियन ऑथर हैं, इंडियन राइटर हैं। तो रस्किन बॉन्ड के द्वारा भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, जिसमें इनकी फेमस पुस्तक है आपकी एंग्री रिवर के नाम से। कौन सी पुस्तक है? एंग्री रिवर। रस्किन बॉन्ड ने एंग्री रिवर लिखी है। इसके अलावा द ब्लू एम्ब्रेला, इसके अलावा इन्होंने लिखी द ब्लू अम्ब्रेला। ठीक है, तो इनके द्वारा भी बहुत सारी पुस्तक लिखी गई, जिसमें से फेमस पुस्तकें इनकी ये हैं। 21 का ए, यदुवंशी ने आंसर दे दिया है, शेखर राज ने आंसर दे दिया है, जयंत पौनिया ने भी आंसर दे दिया है। कक्षा 10 की कहानी, अच्छा कक्षा 10 में थी आपकी जिद्दी लड़की की कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बनता है कि गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं, इनमें से कौन
गुलाबी गैंग की संस्थापक हैं, जो उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में स्थित सामाजिक संगठन है और किसके लिए काम करता है? महिलाओं के कल्याण के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। कौन सा गैंग? गुलाबी गैंग। तो गुलाबी गैंग के बारे में पूछा गया, इनके संस्थापक के बारे में पूछा गया है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर कौन सा होने वाला है? तो गुलाबी गैंग के संस्थापक कौन है? गुलाबी गैंग के जो संस्थापक हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? संपत पाल देवी हैं। कौन है? संपत पाल देवी हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। संपत पाल देवी जो हैं, इन्होंने इसकी गुलाबी गैंग की स्थापना की, यानी गुलाबी गैंग को इन्होंने सशक्त बनाया। और कब बनाया था? इन्होंने 2006 में इसकी स्थापना की। और इनको पता है कि यहाँ पर इसमें क्या होता है कि इसमें जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं गुलाबी रंग की साड़ियां पहनती हैं, और किस पर? महिलाओं के अत्याचारों के खिलाफ, यानी महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकने की कोशिश की जाती है। और रोकने की कोशिश के अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम किया जाता है, महिलाओं के कल्याण के लिए काम किया जाता है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहां पर है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में भी कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में कहां पर? बांदा में। ठीक है, इस पर एक फिल्म भी बनी है गुलाबी गैंग के नाम से। पिक्चर में माधुरी दीक्षित है। हाँ, पिक्चर में माधुरी, लेकिन माधुरी दीक्षित ऑप्शन में नहीं है, पिक्चर में ही हो सकती है, ऑप्शन में नहीं होगी। यशवंशी, ठीक है। तो संपत पाल देवी हैं, 2006 में इन्होंने स्थापना की, यूपी के बांदा से हैं। यूपी के बांदा में इसमें सदस्य बनाए गए। इसकी सदस्य जो थी वो महिलाएं होती हैं, गुलाबी रंग की साड़ियां पहनती हैं, और गुलाबी जो रंग की साड़ियों के साथ साथ वो क्या करती हैं? महिलाओं के अत्याचारों पर, महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे अत्याचारों के खिलाफ क्या करती? खड़ी होती हैं और उनकी हेल्प करती हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करती हैं, और महिलाओं के कल्याण, उनके सशक्तिकरण पर कार्य करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है आपका, मुरादाबाद किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से ऑप्शन आपके सामने है। और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। यानी मुरादाबाद के बारे में पूछा गया है कि मुरादाबाद किस नगरी के नाम से जाना जाता है। आपको ऑप्शन है तांबा, पीतल, हीरा और स्टील। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होने वाला है? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? यदुवंशी, शेखर राज, गर्मा सिंह ने आंसर दिया है बी। यदुवंशी ने भी आंसर दे दिया है, और इसका आंसर जो होने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो पीतल नगरी कहा जाता है मुरादाबाद को। मुरादाबाद को क्या बोला जाता है? पीतल नगरी। पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे मैं पूछूं कि यहां पे आपकी हीरा और स्टील भी है, तो डायमंड सिटी कौन सी है? अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे हीरा है और यहाँ पर स्टील है, तो आपसे मैं पूछता हूं कि डायमंड सिटी कौन सी है, और इसके अलावा स्टील सिटी कौन सी है? स्टील सिटी ऑफ इंडिया। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, कौन सा आंसर है? कौन आंसर देने वाला है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया और स्टील सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है? पीतल सिटी यानी पीतल नगरी तो हमने बता दिया कि मुरादाबाद है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि डायमंड सिटी कौन सी है, तो वो भी आपको मालूम होना चाहिए। स्टील सिटी कौन सी है वो भी मालूम होना चाहिए। यदुवंशी और जयंत पौनिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है कि डायमंड सिटी जो है वो कौन सी है? सूरत है, जो कि कहां पर है? गुजरात में है। सूरत है गुजरात में, और यहाँ पर डायमंड की कटिंग होती है, इस पे पॉलिशिंग का काम होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्टील सिटी के बारे में, तो स्टील सिटी है आपकी जमशेदपुर, जो झारखंड में है। कहाँ पर? जमशेदपुर, जो कहाँ पर है? झारखंड में है। तो ये भी आपके क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनते हैं। मुरादाबाद के अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। कहने को ये आपका क्या है? ये आपका मॉक टेस्ट है, केवल 30 क्वेश्चंस का, लेकिन इन 30 क्वेश्चन में आपको दिखेंगे कम से कम 100 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्या है? अगला है आपका, सर्वप्रथम किस देश ने महिलाओं को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? किस देश ने महिलाओं को मतदान करने की यानी वोटिंग के लिए अनुमति दी थी? तो जल्दी से बताइए, कौन सा ऐसा पहला देश बना था जिसने महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था? जल्दी से बताइए, इसका आंसर क्या होने वाला है? शेखर राज, यदुवंशी, इसके अलावा जयंत पौनिया, गरिमा सिंह, जो भी साथी अभी जुड़े हुए हैं और ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या होने वाला है इसका आंसर?
शेखर राज झारखंड, हाँ झारखंड में है। यदुवंशी कॉपर ललितपुर में, झारखंड में आपका जमशेदपुर है। ठीक है, यहां पे पूछा गया है कि महिलाओं को मतदान का अधिकार किसने दिया, और आंसर केवल एक का आया है, वो है आपका जयंत पौनिया का। जयंत पौनिया ने आंसर दिया है न्यूजीलैंड, जो कि बिल्कुल सही है। और यदुवंशी ने जापान, शेखर राज ने बताया सऊदी अरब, और यदुवंशी बता रहे हैं इसमें भारत होगा। इसमें भारत नहीं होगा। शेखर राज 24 का ए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कि महिलाओं को मतदान की अनुमति देने वाला जो देश बना वो कौन सा है, वो बना न्यूजीलैंड। सबसे पहले न्यूजीलैंड ने मतदान का यानी मतदान करने की अनुमति प्रदान की थी। और कब की थी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो ये कब की थी, 1893 में। ठीक है, अगर मैं पूछता हूं भारत में कब की थी, और भारत में आर्टिकल कौन सा है मतदान के लिए, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में मतदान का आर्टिकल यानी मतदान करने से रिलेटेड जो आर्टिकल है तो वो कौन सा है, मतदान करने से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है, तो वो आर्टिकल है आपका कौन सा, आर्टिकल 326। कौन सा है, 326। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है कि लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, लोकसभा हो या राज्य के विधानसभा के जो वोटिंग होंगी वो इस आर्टिकल के अंडर आती हैं। 1893 भारत बेचारा गुलाम था। हाँ जी, भारत तो उस टाइम पे गुलाम था 1893 में। भारत को, अगर आप भारत की बात कर रहे हो तो भारत को एक लिमिटेड टाइम की बात कर रहे हैं तो 1921 में बॉम्बे और मद्रास पहले प्रांत बने थे जहां पर उन्होंने महिलाओं को मतदान करने का अधिकार दिया था, लेकिन वो भी लिमिट में, वो भी सीमित मात्रा में, सबको नहीं मिला था, सीमित मात्रा में मिला था। ठीक है, और अगर बात की जाए कि 1989 में एक संविधान संशोधन हुआ, 61वां संविधान संशोधन। कब हुआ था, 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ। इस संशोधन में क्या बताया गया, इस संशोधन में बोला गया कि जो वोटिंग का अधिकार तो मिला ही है, इसके साथ वोटिंग करने की आयु क्या होगी, वो 18 वर्ष होगी। ठीक है, वोटिंग करने की आयु क्या होगी, 18 वर्ष होगी। ये बात भी आपको याद रखनी है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका 25। आर्टिकल 326 बिल्कुल सही है गर्मा सिंह का। आर्टिकल 326 हमें भारत में अधिकार देने की अनुमति देता है, और लोकसभा के चुनाव हो चाहे वो राज्य के विधानमंडल या किसी भी चुनाव की बात की जाए तो उसमें वोटिंग की अनुमति देता है। और आपका एक और आपकी जो 1989 में संशोधन हुआ वो बताता है कि 18 वर्ष की आयु के लोग अब वोटिंग कर सकते हैं। चलिए अगला है, भारत में अली बंधुओं शौकत एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अली बंधुओं की बात की जा रही है। एक थे आपके शौकत अली, एक थे आपके मोहम्मद अली। इनने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो आंदोलन है आपके भारत छोड़ो आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, दिल्ली चलो आंदोलन, और एक है आपका बहिष्कार आंदोलन। यदुवंशी 25 का बी, खिलाफत आंदोलन की भारत में नहीं हुआ। खिलाफत आंदोलन भारत में नहीं हुआ, बताओ कहां हुआ था फिर। शेखर राज ने आंसर दिया है 25 का बी। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि भारतीय यानी जो ग्रुप बना था ये भारतीय मुसलमानों द्वारा चलाया गया था, और ये आंदोलन किसके लिए चलाया गया था, खिलाफत यानी किसके लिए, यानी इसका आंसर तो आपका खिलाफत आंदोलन होने वाला है। जो अली बंधु थे उन्होंने खिलाफत आंदोलन का क्या किया था, नेतृत्व किया था, और खलीफा को पद से हटाने के लिए इसका नेतृत्व किया था। वहां पर खलीफा के पद को हटाया गया था। हाँ यदुवंशी, हाँ सबसे पहले तुर्की से हुआ था। ये बात सही है कि सबसे पहले तुर्की से ही हुआ था खिलाफत आंदोलन। ठीक है, अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था।
दिल्ली चलो की बात करें तो दिल्ली चलो का नारा जो दिया था वो किसने दिया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया, दिल्ली चलो। ठीक है। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि बहिष्कार आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, किसके लिए हुआ था? बंगाल विभाजन, यानी 1905 में क्या हुआ था? बंगाल को विभाजित कर दिया गया और उसी के विरोध में क्या हुआ? बहिष्कार आंदोलन किया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आपके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारतीय संविधान के भाग 4 में किसका विवरण प्रस्तुत है? भाग 4 की बात की जा रही है, इनमें से किसका विवरण प्रस्तुत है? ऑप्शन है आपका मूलभूत अधिकार, ऑप्शन नंबर बी है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन सी है संघ की न्यायपालिका और ऑप्शन नंबर डी है आपका संसद। तो जल्दी से बताइए। यदुवंशी, शेखर राज, इसके अलावा गरिमा सिंह, जयंत पौनिया, जो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि भाग 4 में इनमें से कौन सा विवरण प्रस्तुत किया गया है संविधान में? यदुवंशी का आंसर आया है 26 का बी, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है भाग 4 में किसके बारे में बताता है, तो भाग 4 बताता है डीपीएसपी के बारे में, जिसे कहा जाता है राज्य के नीति निदेशक तत्व। और भाग 4 में ये कहां से कहां तक है, तो यहां पे आपसे आर्टिकल अगर पूछ लिया जाए तो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल आपका 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है, यानी आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल कौन से हैं, तो 36 से 51 तक आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों यहाँ पे डीपीएसपी के बारे में बताता है। गरिमा सिंह ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जयंत पौनिया ने भी आंसर दे दिया, इसके अलावा यदुवंशी ने भी आंसर दे दिया है। ठीक है। और आपसे पूछ लिया जाए मूलभूत अधिकार, मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाए तो मौलिक अधिकार आपके किस में आते हैं? मौलिक अधिकार आते हैं आपके भाग 3 में। किस में आते हैं? भाग 3 में आते हैं। ये आपका भाग 4 में आता है डीपीएसपी, तो ये आते हैं भाग 3 में। और अगर आपसे इसका आर्टिकल पूछ लिया जाए तो आर्टिकल आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपके मूलभूत यानी मौलिक अधिकारों के बारे में बात की जाती है। इसके बाद में संघ की न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका आती है आपकी किस में? भाग 5 में। न्यायपालिका आती है आपकी भाग 5 में आती है। और इसके आर्टिकल की बात की जाए तो आपसे अगर आर्टिकल पूछ लेता है तो आर्टिकल आपको पता होना चाहिए कि न्यायपालिका के लिए 124 से आर्टिकल आपका स्टार्ट होता है, 124 से 147 तक आपका क्या चलता है? न्यायपालिका के बारे में बात करता है। ठीक है। गरिमा सिंह, हाँ जी, पार्ट 3 आर्टिकल 36 से 51 में आता है राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद में बात करें कि आपका संसद की बात करें तो संसद आपका किस में आता है? जल्दी से बताइए। ठीक है। आर्टिकल की बात करें तो आपका आर्टिकल आता है 79। ठीक है। आर्टिकल 79, पार्लियामेंट 79 बिल्कुल सही है। फंडामेंटल राइट 12 से 35, गरिमा सिंह ने बिल्कुल सही बताया है। अगर आपसे बात की जाए कि इसके बाद में आती है राज्यसभा, संसद किससे बनती है? राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति से बनती है। तो राज्यसभा का अनुच्छेद होता है आपका 80 और लोकसभा का जो अनुच्छेद होता है यानी आर्टिकल होता है 81। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संसद के कामों की बात की जाए तो अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक संसद के बारे में ही बताता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अभय सिंह 79 बिल्कुल सही है। गरिमा सिंह ने दे दिया आंसर बिल्कुल सही। पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में आती है। पार्लियामेंट आपका 79 में आता है और पार्लियामेंट में आपके पार्लियामेंट में आती है राज्यसभा, लोकसभा भी आता है। तो आप इसके बाद के जो आर्टिकल हैं वो किसके हैं? आर्टिकल 80 आपका राज्यसभा के बारे में बताता है, आर्टिकल 81 आपका लोकसभा के बारे में बताता है। ठीक है। लेकिन अगर संसद के कामों की बात की जाए तो संसद के कामों से को लेके 79 से लेके 122 तक संसद और संसद से रिलेटेड ही आपके आर्टिकल रहते हैं। ठीक है। चलिए 122 के बाद में आपका न्यायपालिका स्टार्ट हो जाती है जो कि 124 से लेकर 147 तक चलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है काली मिट्टी। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगूर, ह्यूमस, बांगर या क्रिस्टलीय? रेगूर, ह्यूमस,
बांगर या फिर कृष्ण? जल्दी से इसका आंसर दीजिए। गरिमा सिंह, अभय सिंह, जयंत पौनिया, इसके अलावा शेखर राज, यदुवंशी, जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक भी कर दें। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसी वीडियो आपको रोजाना मिलती रहेंगी रात 9 बजे इसी टाइम पर। और रोजाना आपका यूपी का मॉक टेस्ट भी होने वाला है। यदुवंशी ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, और इसका आंसर है रेगुर। यानी काली मिट्टी को जो कहा जाता है वो रेगुर मिट्टी कहा जाता है, और इस काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के अलावा इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे कपासी मिट्टी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पर क्या किया जाता है, इस पर कपास की खेती की जाती है, जिसे आप कहते हैं कॉटन की खेती। यानी इस पर क्या होता है, कपास की खेती, जिसे आप क्या कहते हैं, कॉटन। कॉटन की खेती की जाती है कहाँ पर? अब ये कॉटन की खेती होती कहाँ पर है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। ये कपासी मिट्टी आपको कहाँ मिलने वाली है? गुजरात, महाराष्ट्र के एरिया में मिलने वाली है। और ये अब गरिमा सिंह, हाँ जी, आप ऑप्शन नंबर ए, अभय सिंह का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगर आपसे इसका पूछ लिया जाए कि इसका निर्माण किससे होता है, तो निर्माण जो होता है वो बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। निर्माण किससे होगा? वो बेसाल्टिक चट्टानों से होता है। और अगर बेसाल्टिक चट्टानों की बात की जाए तो ये किस में मिलती हैं? ये प्रायद्वीपीय भारत में मिलती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत आपका बेसाल्टिक चट्टानों से बना हुआ है, और यहाँ पर इग्नियस चट्टानें मिलती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर कभी लावा हुआ करता होगा, इस पर कभी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ होगा। ठीक है, तो यहां पे आपसे अगर पूछ दिया जाए कि इस मिट्टी को सूखने पर इस पे दरार आ जाती है, मिट्टी के इस पर जब तक पानी रहता है तब तक कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी जैसे ही सूखती जाती है इस पर दरारें आने स्टार्ट हो जाती हैं, और दरारें आने की वजह से इस मिट्टी को क्या कहा जाता है? यानी इसको कहा जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी। यानी क्या कहा गया? जब इस मिट्टी पर दरारें आ जाती हैं तो दरार आने पर इसे क्या बोला गया? स्वतः, यानी खुद से जुताई करने वाली मिट्टी। और जुताई का मतलब अगर दरार आई है तो दरार किस वजह से आती है? क्योंकि मिट्टी को क्या चाहिए? मिट्टी को चाहिए होता है नाइट्रोजन, और अगर उसे नाइट्रोजन चाहिए होगा तो नाइट्रोजन उसे कहां से मिलता है? नाइट्रोजन उसे मिलता है आपके एटमॉस्फेयर से, क्योंकि एटमॉस्फेयर पे आपकी नाइट्रोजन होती है। तो वहां पर मिट्टी क्या करेगी? ये मिट्टी इसमें दरार ले आती है, और दरार से आपकी जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन इस दरारों से नीचे चली जाती है, और दरारों से नीचे चली जाती है तो इस पर खेती की जाती है। किसकी? इसी वजह से आपके कपास यहाँ पर अच्छा उगता है, और ये होता है कहां पर? गुजरात में। और मिट्टी होती है आपकी बेसाल्टिक, यानी चट्टान जो होती है वो कौन सी होती है? बेसाल्टिक। यहां पर अगर बात की जाए ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस आपकी ऊपर की सबसे ऊपर की लेयर बोली जाती है, जिसकी वजह से उर्वरक क्षमता बनी रहती है। अगर मैं कहूं बांगर की, तो आपको मालूम होना चाहिए कि बांगर और खादर, बांगर और खादर ये किसके प्रकार होते हैं? बांगर और खादर ये दोनों ही प्रकार हैं आपकी जलोढ़ मिट्टी के। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो एलुवियल सोयल, जिसे कहा जाता है जल के द्वारा लुढ़काकर लाई जाने वाली मिट्टी, यानी पहाड़ों से द्वारा सेडिमेंट्स के द्वारा लाकर जाने वाली मिट्टी को हमने क्या बोला? बांगर और खादर। और यहाँ पर बांगर जो मिट्टी है वो होती है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। बांगर जो होती है वो कैसी होती है? वो होती है आपकी पुरानी जलोढ़ मिट्टी। और खादर कैसी होती है? खादर हमेशा नई मिट्टी को कहा जाता है। इसका मतलब क्या है कि नई मिट्टी आएगी कैसे? नई मिट्टी आएगी आपकी बाढ़ की वजह से। जहां जहां आपके बाढ़ आती होंगी वहां पर आपकी मिट्टी कैसी होती जाएगी? हर बार नई होती चली जाएगी। और जिस एरिया में आपके बाढ़ नहीं आती होगी उस एरिया का मतलब है कि वो एरिया कभी वो बाढ़ आई होगी, और बाढ़ आने की वजह से वहां पर धीरे धीरे मिट्टी जमा हो गई, और मिट्टी जमा हो जाने से वो एरिया कैसा हो गया? ऊंचा हो गया। अब ऊंचा हो जाने के बाद में वहां पर बाढ़ आएगी नहीं, और जब बाढ़ आएगी नहीं तो वहां की मिट्टी कैसी रहेगी? हमेशा पुरानी ही रहने वाली है। और पुरानी मिट्टी को हमने क्या बोला है? बांगर। और जहां बाढ़ आती रहेगी तो उस मिट्टी को हमने क्या बोला? उस मिट्टी पे बार बार सेडिमेंट्स आते रहेंगे, यानी नदी के द्वारा सेडिमेंट्स लाते जाते रहेंगे, और बाढ़ से वो मिट्टी फिर फैल जाएगी, और उसी को हमने क्या बोला है? खादर। और इनमें से उपजाऊ मिट्टी की बात की जाए तो खादर ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है, क्योंकि वो नई मिट्टी होती है। ये बात आपको समझ में आई? गरिमा सिंह ने ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जयंत पौनिया ने आपका ऑप्शन नंबर ए दे दिया है। तो ये सारी बातें आपको याद भी रखनी है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। और आपको ये चीजें अगर समझ में आई हो, यहां से इस तरीके से पढ़ना आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय, जिसे कहा जाता है SBPUAT, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के में स्थित एक कृषि विश्वविद्यालय है। यानी किस राज्य में स्थित है ये कृषि विश्वविद्यालय, जिसे कहा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल
कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय। तो जल्दी से बताइए, यदुवंशी, जयंत पौनिया, गरिमा सिंह, इसके अलावा शेखर राज, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए, क्या होने वाला है इसका आंसर। यदुवंशी ने आंसर दे दिया है और यदुवंशी ने आंसर दिया है बिल्कुल सही। इसका आंसर होने वाला है मेरठ। ठीक है, यदुवंशी के अलावा और किसी ने आंसर नहीं दिया, तो इसका मतलब है कि केवल यदुवंशी ही पढ़ाई कर रहे हैं और बाकी के क्या हुआ। अभय सिंह ने ऑप्शन बी दिया है। अभय सिंह, बिल्कुल ये ऑप्शन नंबर बी आपका गलत होता है, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर सी ही आपका यहाँ पर सही आंसर है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे तो यहाँ पर कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जो कि आपका कैसा है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, तो वो आपका कहाँ पर है, मेरठ में है। ठीक है, अगले की बात करेंगे 29 है, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में किसका विवरण प्रस्तुत किया गया है। दीपक यादव ने भी ऑप्शन नंबर बी दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं, इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों एक 23 मॉक टेस्ट कराया था। उस 23 मॉक टेस्ट में आया था अनुच्छेद 6। उसमें कौन सा आया था, अनुच्छेद 6। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर भले ही आर्टिकल की बात की जा रही है, लेकिन ये भारत के संविधान से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये किसका है, ये मानव अधिकारों की बात की जा रही है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, और मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी आपकी पेरिस में, और पेरिस समझौते में हुई थी। और पेरिस समझौते में क्या बात हुई थी, यूएन के द्वारा यहाँ पर कुछ मानव अधिकार के नियम बनाए गए, रूल्स बनाए गए, उसमें आर्टिकल डाले गए। उस आर्टिकल में आपका अनुच्छेद यानी आर्टिकल 4 भी है और एक आर्टिकल 6 भी है, जो परसों के आपके मॉक टेस्ट में था। जो आर्टिकल 6 है वो क्या बोल रहा था, आर्टिकल 6 बोलता है कि जो भी आपके सभी लोग हैं, यानी कहाँ के सभी लोग, यूएन के द्वारा बनाया गया। ये किसके द्वारा, यूएन द्वारा बनाया गया है। यूएन द्वारा कहाँ, मानव अधिकार, जिसे कहते हैं ह्यूमन राइट। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए आर्टिकल 6 कहता था सभी लोगों और सभी देशों के लिए जो कानून होगा वो क्या होगा, समान होगा। सभी देशों पर जो कानून जो लागू होगा, सभी देशों पर कानून जो होगा वो कैसा होगा, समान होगा, यानी सभी के लिए इक्वल होगा। ये आर्टिकल नंबर 6 कहता था। लेकिन अब आपसे पूछा जा रहा है आर्टिकल नंबर 4 क्या कहता है। आर्टिकल नंबर 4 कहता है आपको गुलामी, जो भी आपके देश हैं गुलाम हैं, उनसे स्वतंत्रता दिलाई जाएगी। यानी जो भी आपके लोग या आपके देश कोई भी अगर गुलाम रहता है तो उस गुलामी से स्वतंत्रता दिलाने का काम करेगा कौन, यूएन, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये आपके जो नियम हैं, जो आपके आर्टिकल हैं, ये हमेशा यूएन के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा में बात की गई थी, जो कि कहाँ हुआ था, पेरिस में। यदुवंशी ने आंसर दिया डी, जो कि गलत है। दीपक यादव बी, अभय सिंह बी, यानी आपके आंसर ये इसके गलत हैं, क्योंकि ये आपका यूएन से रिलेटेड है, इंडिया से नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका ये, और ये है आपके आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के मॉक टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन, जो कि है मॉक टेस्ट 24 का 30 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका क्या है, फिजिक्स से रिलेटेड है। और ये आंसर आपको यदुवंशी को जल्दी सही देना चाहिए, क्योंकि यदुवंशी फिजिक्स पढ़ रहे हैं साथ में मुझसे। साइंस की क्लासेस रोजाना लेते हैं शाम को 6 बजे, और शाम को 6 बजे जो क्लासेस होती हैं उसमें यदुवंशी पूरी तरीके से रहते हैं। तो यदुवंशी को आंसर सही देना चाहिए कि आज का प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। जल्दी से बताइए, यदुवंशी, गरिमा सिंह, दीपक यादव, अभय सिंह, जयंत पौनिया, जल्दी आंसर दीजिए। यदुवंशी ने आंसर दे दिया है 30 का ए, और दीपक यादव ने भी आंसर दे दिया है 30 का ए। तो यहां पे आंसर होने वाला है 30 का ए। यहां है आपका दूरी। तो ये जो प्रकाश वर्ष होता है, यानी लाइट ईयर होता है, लाइट ईयर किसका मापन करता है, किसका मीजर करता है, दूरी का मीजर करता है। और प्रकाश वर्ष का मतलब है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश वर्ष का मतलब क्या है, यहां पे जो वर्ष यूज हुआ है ना, वो उसका मतलब है कि एक वर्ष में चली गई दूरी, एक वर्ष में
चली गई दूरी। अब बात करते हैं, ठीक है, मान लिया प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी तो होगी, ठीक है, मान लिया। तो प्रकाश चलता कितना है ये भी तो पता होना चाहिए। प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश की चाल कितने के बराबर होती है, कितने सेकंड में कितना मीटर कितना किलोमीटर चलता है, आप बताइए जल्दी से इसका आंसर। अभय सिंह, यदुवंशी, जल्दी से इसका आंसर दीजिए कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो ये किसी का आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, तो मैं ही बता देता हूं कि प्रकाश की जो चाल होती है, जल्दी से बताओ अगर कोई देना चाहता है तो। अभय सिंह, दीपक यादव, यदुवंशी, क्या बात है, 9.8। यदुवंशी 9.8 जो होता है ना वो क्या है, 9.8 है आपकी ग्रेविटी। स्मॉल जी का मान 9.8 होता है, जी का मान होता है आपका 9.8, और ये क्या है, जिस ग्रेविटी यानी जिस वेग से पृथ्वी यानी जिस कोई भी चीज आप नीचे ऊपर से फेंकोगे तो वो जिस वेग से नीचे आएगी वो आपका 9.8 होगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, एक्सेलरेशन होता है। कोई भी वस्तु अगर ऊर्ध्वाधर गति करती है यानी ऊपर से नीचे आ रही है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन काम करेगा, वहां पे जो त्वरण काम करेगा उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, और गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन जब कोई वस्तु क्षैतिज में चल रही होती है या फिर आपके किसी फील्ड पर चल रही होती है, क्षैतिज रेखा पर चल रही होती है, तब वहां पर आपका एक्सेलरेशन होता है ए। ये भी आपको याद रखना है, होता एक्सेलरेशन ही है, वो होता है आपका ए। और जो आपका वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ गति कर रही होती है या नीचे से ऊपर की तरफ गति कर रही होती है, वहां पे काम करता है ग्रेविटी, और जो क्या है स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं पूछूं स्मॉल जी और कैपिटल जी इन दोनों में चेंज क्या होगा, स्मॉल जी या कैपिटल जी में क्या चेंज होगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप क्या करोगे, जल्दी से बताओ। अभय सिंह ने आंसर दे दिया है 3 इंटू 10⁸। प्रकाश की जो चाल होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸। लेकिन यहाँ पे यूनिट भी आपको बतानी थी, लेकिन चाल की यूनिट आपको मालूम होनी भी चाहिए, मीटर पर सेकंड होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो प्रकाश की चाल कितनी हो गई, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में वो 3 इंटू 10⁸ मीटर चलता है। तो एक वर्ष में कितना चलेगा, तो आप खुद समझ सकते हो कितनी बड़ी दूरी होगी। एक सेकंड में 3 इंटू 10⁸ मीटर चल रहा है, तो एक वर्ष में कितना चलता होगा। जैसे अगर आप बात करें कि आज के टाइम पे अगर आज रात हो रही है तो रात के टाइम पे अगर आप चांद ऊपर देखोगे, ऊपर देखने पर आपको तारे दिखाई देंगे, तारों का प्रकाश दिखाई देगा। तो वो तारे आपके इतनी दूरी पर स्थित हैं, इतनी दूरी पर स्थित हैं, तो हो सकता है कि वो तारा आज के टाइम पे वो रहता ही ना हो सकता है अस्तित्व ही ना हो, लेकिन वहां से जो चला है प्रकाश, वो इस प्रकाश आपका आया है, हो सकता है उस प्रकाश को आने में, आपकी आंखों तक आने में उसे 2 साल लगे हों, यानी आपको देखने में उसको 2 साल लगे हों। तो प्रकाश जब वहां से चला होगा तो 2 साल में हमारे यहाँ पर यानी मुझे दिखाई दिया, तो उसकी जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 प्रकाश वर्ष हो जाएगी। अब वो अस्तित्व में हो या ना हो, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रकाश आपका चंदा यादव, गुड इवनिंग। चंदा यादव बहुत जल्दी आ गए क्या। गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण, हाँ, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं। तो अब मैंने ये पूछा है कि अगर मैं बात करूं कहीं आप ऊंचाई पर जाओ, किसी ग्रह पर जाओ, चंद्रमा पर जाओ, या फिर मान लीजिए कहीं नदी में घूम जाओ, या फिर आप कहीं पर भी घूमने जाओ, तो आपका स्मॉल जी चेंज होगा या कैपिटल जी चेंज होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। स्मॉल जी चेंज होता है या कैपिटल जी चेंज होता है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10⁸। और अगर आपसे दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पूछा जाए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, तो वो भी आपका क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है पारसेक। तो ये याद रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा होता है, पारसेक होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक अगर पूछा जाए तो वो होता है आपका पारसेक। और पारसेक का मतलब है कि कोई 2 खगोलीय पिंड, इन दोनों को अगर मैंने माना कि अगर कोई 2 खगोलीय पिंड हैं, इन दोनों खगोलीय पिंड को इतनी दूरी पर लेके चला जाए, इतनी दूरी से देखा जाए कि इनके बीच का कोण क्या हो,
1 सेकंड का रह जाए, दो खगोलीय पिंड को इतनी दूरी से देखा जाए कि उनके बीच का कोण 1 सेकंड रह जाए, तब उसे हम क्या कहते हैं, पारसेक कहते हैं। यही आपका पारसेक जो होगा वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। और तो मैंने पूछा स्मॉल जी कैपिटल जी में क्या चेंज होगा, अभय सिंह ने बताया है स्मॉल जी, एक पारसेक 3.8 होता है, नहीं 3.26 होता है। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये भी आप लिख लो। एक पारसेक जो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के यानी लाइट ईयर के बराबर होता है। अब इसका मतलब क्या है कि कोई प्रकाश 3.25 साल बाद मुझे अगर दिखाई देगा, जब भी वो चला होगा अपनी जगह से 3.25 साल बाद अगर मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसका जो मात्रक होगा वो पारसेक होगा, उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 3.25 साल या फिर 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, ये बात समझ में आई। लेकिन इसकी बात भी मैं बता देता हूं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में अगर पूछा जाता है तो हमेशा ये याद रखना है कि स्मॉल जी चेंज होगा, कैपिटल जी कभी भी चेंज नहीं होता है। कैपिटल जी आपका एक कांस्टेंट होता है, चाहे आप किसी भी जगह पर चले जाओ, किसी भी आपका ग्रह पर चले जाओ, प्लेनेट पर चले जाओ, या ब्रह्मांड के किसी भी कोने में चले जाओ, आपका कैपिटल जी कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होगा तो हमेशा स्मॉल जी चेंज होगा। और स्मॉल जी आपका कहां पर चेंज होता है, ध्रुवों पे चले जाओ तो आपका स्मॉल जी चेंज हो जाएगा। और अगर आपका कहां पर, आप भूमध्य रेखा पर जाओगे तो आपका स्मॉल जी चेंज होगा, पहाड़ों पर जाओगे तब भी स्मॉल जी चेंज होगा, यानी हमेशा स्मॉल जी चेंज होगा। अगर आप चंद्रमा पर चले जाते हो तो आपका क्या हो जाएगा, आपका वेट 1/6 हो जाता है, क्योंकि स्मॉल जी चेंज हो जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो जल्दी से बताइए ये क्लासेस आपको कैसी लगी, और आज के आखिरी क्वेश्चन में आपको क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। ये क्लासेस आपको कैसी लगी, सारे क्वेश्चंस कैसे लगे, आपका मॉक टेस्ट कैसा लगा, और जितने भी अब मैंने आपको क्वेश्चंस कराए, कहने के लिए आपके 30 क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से देखोगे तो कम से कम 100+ क्वेश्चंस को आप आज आपने कर लिया है। आपने कम से कम 100 क्वेश्चन किए होंगे। तो क्लास कैसी लगी जल्दी से बताइए। तो जितने भी साथी जुड़े थे उनको मैं बता देता हूं, क्लास के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। ये क्लासेस आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, और फिर से हम मिलने वाले हैं आपको कल फिर से 9 बजे, यानी 9 बजे क्लास आपकी होनी चाहिए। होने वाली है यूपी मॉक टेस्ट 25। हमने 24 को कर लिया, और 24 में हमने कम से कम 100 क्वेश्चंस कर लिए, कहने के लिए 30, लेकिन किए हमने 100। ऐसे ही हम 25 में भी ऐसे ही करने वाले हैं। और इसी के साथ में आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। और संदीप जाट बहुत मस्त, यदुवंशी अच्छा था, अभय सिंह कल का टाइम, सभी क्लास का टाइम, गुड नाइट सर यदुवंशी। हाँ जी, जितने साथी जुड़े थे मैं उनको बता देना चाहता हूँ, ये जो क्लास होती है यूपी के मॉक टेस्ट की जो क्लास है, यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो क्लास रखी गई है, ये शाम को 9 बजे रखी गई है। 9 बजे आपके यूपी के जीके की क्लास होती है, जिसमें आपको ये क्लासेस मिल रही हैं। इसके अलावा शाम को 6 बजे मेरी साइंस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करा रहा हूँ, क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें अगर आपको नोट कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा कि हमारी लाइव क्लास कौन सी होने वाली है। साइंस की क्लासेस भी होती हैं, जो कि आपकी रेलवे की क्लासेस, रेलवे ही नहीं आपके किसी भी अदर एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपके साइंस पूछी जाती है, तो उसके लिए आपकी वो क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। ये भी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, चाहे वो यूपी का कोई भी एग्जाम हो या फिर अदर एग्जाम जिसमें आपके जीके पूछे जाता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए फिर मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद। आए